दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आप लोगों के लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं जिसे जानना आपको बेहद ही जरूरी है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले घायलों को इलाज के लिए अब अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। जी हां, उन्हें निकटतम नजदीकी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, फिर चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर नर्सिंग होम ही क्यों ना हो। जी हां, नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाले सड़क परिवहन मंत्रालय की योजना के अनुसार जल्द ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हादसे की जगह से अस्पताल और दूसरी जगह भेजने का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। दोस्तों कल दिल्ली के कई इलाकों में बवाल करते हुए प्रदर्शनकारी किसान लाल किले में घुस गए, जहां सैकड़ों किसान प्राचीर तक पहुंच गए और यहां ठीक उस जगह पर निशान साहिब और किसान संगठन के झंडे लगा दिए गए जहां पर हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं। इसके बाद कई प्रदर्शनकारी गुंबदों पर चढ़ गए और वहां भी झंडे लगा दिए गए। जहां दिल्ली एनसीआर में लाठीचार्ज और झड़प की खबरों के बीच प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के लाल किले में घुस गए। बड़ी संख्या में किसान लाल किले के आसपास जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। जी हां, बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। दोस्तों केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का दिल्ली में उग्र प्रदर्शन भयानक रहा। जी हां, दिल्ली की सीमाओं से राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते ही किसानों के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। जी हां, किसानों को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस को आंसू गैस छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जी हां, इस बीच किसानों के उग्र प्रदर्शन पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। जी हां, दिल्ली में किसानों के बवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किसानों के प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और निंदा की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैंने शुरू से ही किसानों के विरोध का समर्थन किया है, लेकिन मैं अराजकता की निंदा करता हूं। गणतंत्र दिवस पर कोई झंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र तिरंगा लाल किले के ऊपर से उड़ना चाहिए। दोस्तों गणतंत्र दिवस की परेड हो या फिर स्वतंत्रता दिवस की लाल किले से भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लुक को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। हर बार राजस्थानी साफा पहने दिखाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल गणतंत्र दिवस के परेड में अलग पगड़ी पहने हुए नजर आए। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर की पगड़ी पहनी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया रंग में जामनगर की पगड़ी पहनी हुई थी। खास बात यह है कि पगड़ी उन्हें जामनगर के शाही परिवार ने उपहार में दी थी। जामनगर में पगड़ी व्यापारी भक्तिराज सिंह सोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पगड़ी पहनी है वह बांधनी पगड़ी से बनी है, जिसे बंदेज भी कहा जाता है। यह हालार अटियाबाड़ी पगड़ी है और इसे पूरी तरीके से बांध दिया जाता है। जी हां, साथ ही उन्होंने बताया कि इस पगड़ी का यह खास रंग है। दोस्तों अगर आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, ऐसे में आप एटीएम पर जाते हैं और अपने एटीएम से कैश निकालने की कोशिश या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो फिर बैंक आपसे चार्जेज वसूलता है। जी हां, ये चार्ज पेनल्टी के तौर पर आपसे वसूले जाते हैं। जी हां, इन्हीं को ट्रांजैक्शन डिक्लाइन फीस कहते हैं। अब इन्हें खत्म करने की बात कही जा रही है। जी हां, 3 से 5 फरवरी को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी बैठक करने वाली है। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से डेबिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन डिक्लाइन फीस खत्म करने की मांग की है। जी हां, आरबीआई पॉलिसी बैठक से पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास से संगठन ने यह मांग की है। एसोसिएशन ने इस चार्ज को अनुचित कर दिया है। जी हां, एसोसिएशन ने कहा है कि डिजिटल तरीके से भुगतान करने वाले ग्राहक पर इस तरीके की भारी भरकम पेनल्टी लगाना यह गैर वाजिब है। लोग इसके चलते डिजिटल पेमेंट से दूरी बनाते हैं। यह बात उन लोगों के मामले में ज्यादा लागू होती है जो कमजोर तबके से लोग आते हैं। जी हां, इनके खातों में हमेशा पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है। एसोसिएशन ने कहा है कि यह चार्ज न केवल अनुचित है बल्कि ट्रांजैक्शन डिक्लाइन के भी सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों देश कल गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया है। सरकारी कार्यालयों, राजनीतिक पार्टी दफ्तरों, प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। हालांकि कोरोना काल की वजह से इस साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का बड़े स्तर पर आयोजन नहीं किया गया। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात के अहमदाबाद में आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा फहराया। यहां मोहन भागवत ने कहा है कि सबको अपनाना और त्याग, संयम पूर्वक जीवन जीना और सत्कर्म करते हुए सतत मंगल करना, यह अपने देश का
प्रायोजन है। जी सबको जोड़ते हुए अपने देश को बड़ा करना पड़ेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जय हिंद। वहीं इससे पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मचारी, जवान और किसान इस गणतंत्र दिवस देश के इन नायकों को सलाम करता है। उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान सुबह 2 जगह पर हंगामा हुआ। जहां पहला दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, वहां किसानों के जत्थे ने राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ते हुए एंट्री ले ली है। जहां घटना से जुड़ा एक वीडियो भी कुछ टीवी चैनलों पर सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसे भारी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ते दिखाई देते थे। जी हां, थोड़ी ही देर बाद दूसरी जगह भी किसान आपा खो बैठे और पुलिस के बैरिकेड तोड़कर दिल्ली हरियाणा टिकड़ी बॉर्डर पर आगे बढ़ते चले गए। कुछ देर तक तो किसान बैरिकेडिंग के पीछे और फिर उन पर रुके रहे, पर कुछ ही क्षणों में यानी कि कुछ ही देर बाद वे आगे बढ़े और एकदम से बैरिकेड हटाए और फिर कूदते भागते आगे बढ़ने लगे। किसानों की दिल्ली में ये एंट्री वक्त से पहले थी। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों ने प्रवेश सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच लिया, जबकि उन्हें अनुमति गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड के कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपने ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसानों की ट्रैक्टर परेड दोपहर 12 बजे से होनी थी। हालांकि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के जत्थे सुबह 8 बजे से ही जुटना शुरू हो गए। दिल्ली पुलिस ने 3 रूट से सिंघू, टिकड़ी और फिर गाजीपुर पर किसानों को यह परेड निकालने की इजाजत दी थी। दोस्तों कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो चुका है। वही स्वदेशी वैक्सीन पर उड़ रही अफवाहों को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह सचिव और अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पत्र लिखा है। जी हां, पत्र में इसमें राज्य को बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं या फिर किसी तरीके की अफवाह में शामिल पाए जाते हैं। जी हां, अपने पत्र में गृह सचिव ने कहा है कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी जरूरी है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों और किसी व्यक्ति पर कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों देश में स्टील और सीमेंट की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, नितिन गडकरी ने स्टील और सीमेंट का विकल्प तलाशने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि कीमतों में कमी लाई जा सके। जी हां, नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कुछ लोगों से सीमेंट और स्टील के विकल्पों पर शोध करने के लिए कहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि स्टील की कीमतों में पिछले 6 महीनों में 65% की वृद्धि हुई है और ऐसे में सस्ता विकल्प उपलब्ध होने पर स्टील और सीमेंट की दरें घटेगी। नितिन गडकरी ने यह बात ऐसे समय में कही है जब देश की सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। जी हां, हाल ही में नितिन गडकरी ने भी कहा था कि इन इंडस्ट्रीज में आपसी सांठगांठ है और सीमेंट फैक्ट्रियां रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा स्थिति का फायदा उठा रही है। जी हां, नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सीमेंट फैक्ट्रियां स्थिति का फायदा उठा रही है, यह राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्तों केंद्र सरकार प्रदूषण को रोकते हुए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। जी हां, इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स के तौर पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी हां, अब इस प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए राज्यों को भेजा जाएगा। राज्यों से हरी झंडी मिलने के बाद इस टैक्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स का 25% तक ग्रीन टैक्स वसूला जा सकता है। परिवहन वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक निजी वाहनों से 15 साल के बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों से कम ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हायर ग्रीन टैक्स वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव से पहले कई लोग वोट डालने के लिए अपने गांव जाते हैं। जी हां, ये वो लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम अपने गांव या फिर शहर में होते हैं, ना कि वहां जहां वे काम कर रहे हो। जी हां, लेकिन अब जल्द ही इन लोगों को वोट डालने के लिए अपने घर या फिर गांव जाने की कोई भी जरूरत नहीं हो पड़ेगी। जी हां, दरअसल चुनाव आयोग एक ऐसी ही योजनाओं पर काम कर रही है जिसमें कहीं से भी लोग वोट डाल सकेंगे। जी हां, चुनाव आयोग ने इस प्रोजेक्ट को रिमोट वोटिंग का नाम दिया है। इसके लिए जल्द ही देश भर में मॉक ट्रायल
पहल की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने बताया कि वोटर को देश में किसी भी मतदान केंद्र पर जाकर वोट देने की योजना शुरू करने पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटना सामने आई है। जी हां, प्रदर्शनकारी किसानों के एक गुट ने ऐतिहासिक लाल किले पर भी अपना झंडा लगा दिया। जी हां, इस घटना की चौतरफा निंदा की जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दिल्ली में जो चल रहा है वह उसका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार चाहती तो आज की हिंसा रोक सकती थी। दिल्ली में जो चल रहा है उसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी हो, लाल किला और फिर तिरंगा का अपमान सहन नहीं करेंगे। लेकिन माहौल क्यों बिगड़ गया है? सरकार किसान विरोधी कानून रद्द क्यों नहीं कर रही है? क्या कोई अदृश्य ताकत राजनीति कर रहा है? दोस्तों, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में मिली जमीन पर बाबरी मस्जिद की सांकेतिक शुरुआत कर दी है। जी हां, सबसे पहले गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा फहराया गया और राष्ट्र गीत गाया गया। इसके बाद फाउंडेशन के सभी 9 सदस्यों ने एक एक पौधरोपण किया और बाबरी मस्जिद की सांकेतिक शुरुआत की। जी हां, यहां पर बाबरी मस्जिद के अलावा एक लाइब्रेरी, एक रिसर्च सेंटर और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाएगा। इस किचन में किसी को भी भोजन करने की इजाजत होगी और इसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 लोगों की होगी। जी हां, मस्जिद की सांकेतिक शुरुआत के मौके पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ साथ वे हिंदू भी शामिल थे, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए संघर्ष किया था। यही अयोध्या की खूबसूरती है और यही अयोध्या की तहजीब भी है। जी हां, गणतंत्र दिवस के दिन अयोध्या की खूबसूरती को और 4 चांद लगा गए। ये तारीख अयोध्या की तारीख के रूप में सुनहरे माइलस्टोन के रूप में दर्ज की गई। दोस्तों, कोरोना संकट के कारण 2020 के दौरान नई नौकरियों में गिरावट आई थी। अब कर्मचारियों की मांग में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हां, उम्मीद की जा रही है कि 53% कंपनियां 2021 में नए कर्मचारियों को बहाल करेगी। कोरोना महामारी ने भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जी हां, एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत नई नौकरियों के मामले में काफी अच्छी रही थी। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट सर्विसेज कंपनी माइकल पेज इंडिया की लेटेस्ट ट्रेंड 2021 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के दौरान नई नौकरियों में 18% कमी दर्ज की गई है। सर्वे पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक अब नौकरियों के मामले में सुधार देखना शुरू हो चुका है। भारत में करीब 53% कंपनियों ने इस साल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। दोस्तों, अक्सर उस वक्त आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है जब किसी एटीएम मशीन से कैश निकालने की कमांड देने पर कैश बाहर नहीं आता। जी हां, और पैसे निकासी का मैसेज आपके फोन पर आ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एटीएम में ऐसे तकनीक खराबी आई है कि इसके बाद एटीएम में जितनी रकम डाली जाती थी उससे 5 गुना ज्यादा रुपया बाहर निकल रहे थे। अगर किसी शख्स ने 1000 रुपए निकालने के लिए एटीएम में टाइप किया तो उसे 5 गुना ज्यादा यानी कि 5000 रुपए मिले। जी हां, जैसे ही आसपास के इलाकों में यह खबर फैली तो लोग पैसे निकालने के लिए इस एटीएम के बाहर कतार लगाकर खड़े हो गए। फिर देखते ही देखते लोगों ने एक के बाद एक इस एटीएम से कुल 15 लाख रुपए निकाल लिए। जी हां, यह मामला यूपी के कुशीनगर जिले के लेहरी कस्बे के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का है। जी हां, जब तक बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी को इस बारे में जानकारी मिली तब तक एटीएम से 15 लाख रुपए निकाले जा चुके थे। जी हां, और यह देखकर बैंक कर्मी के होश उड़ गए। इसके बाद जब एटीएम मशीन की जांच की गई तो पता चला कि ऐसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। जी हां, आनंद फानंद में बैंक के स्टाफ ने इस दौरान एटीएम से रुपए निकालने वालों को पूरा ब्यौरा निकाला और फिर पुलिस को इसकी शिकायत भी दे दी। पुलिस को मामले की शिकायत मिलने के बाद कुछ ग्राहकों ने खुद ही बैंक पहुंचकर एटीएम से निकाले गए रुपए वापस लौटा दिए। दिलचस्प बात यह है कि जो 5 गुना ज्यादा रकम यानी कि जो 5 गुना ज्यादा पैसा निकली उसके बैंक खाते से भी इतना रुपया नहीं कटा। जी हां, यानी कि अगर 1000 रुपया निकाला और 5000 रुपया निकला तो उसमें 1000 रुपये उसके बैंक से कट गया। दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के लिए और क्या मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसके लिए बार्क के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता ने टीआरपी केस मामले में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी टेलीविजन टीआरपी घोटाले के मुख्य लाभार्थी में से एक था, जिसे पिछले साल मुंबई पुलिस ने पता लगाया था। यह बताया गया है कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को दिए एक लिखित बयान में स्वीकार किया है कि उन्हें 2 अलग अलग छुट्टियों पर खर्च करने के लिए अर्नब गोस्वामी द्वारा 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए गए थे। लिखित बयान में मुंबई पुलिस द्वारा दायर 3600 पन्नों के सप्लीमेंट्री चार्जशीट का एक हिस्सा है जो टीआरपी घोटाले की जांच कर रहा है। जहां ये सब सोमवार को द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है।
दोस्तों पूरे देश भर में कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जहां 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और उसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला। जी हां, गणतंत्र दिवस के परेड में देश की सेना की ताकत की झलक देखने को मिली। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राफेल विमान को भी परेड में शामिल किया गया था। जी हां, इसके साथ ही T-19 टैंकों और फिर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। जी हां, गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर 70 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियां भी निकाली गई। जी हां, अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियां प्रदर्शन में शामिल हुआ, यानी कि हिस्सा लिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मनिर्भर भारत और फिर फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में 2 महीने से 3 नए कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जबरदस्त लाखों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए देश की राजधानी में सुरक्षा के बेहद ही कड़े इंतजाम किए गए थे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।